Good evening, all students, to this last session of co-curricular course Food Nutrition and Hygiene। ये फिफ्थ सेमेस्टर का, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लास्ट सेशन है आज। इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, ये दो टॉपिक्स रह गए। इन्हें आज हम कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो तो आप लोग पेपर पे नोट करके रख सकते हैं, और जब सेशन ऑफ हो जाएगा उसके बाद में यू कैन आस्क ए क्वेश्चन टू मी। तो इसके बाद मैं सीधा प्रेजेंटेशंस में बढ़ता हूँ, एंड यू विल बी एबल टू सी माय प्रेजेंटेशन स्क्रीन नाउ। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट 4 है, और यूनिट 4 में ये जो पार्ट है हमारा, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, और उसके साथ में इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता चुका हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर न्यूट्रिशन क्या है। तो है क्या कि राष्ट्रीय स्तर पे हर एक देश अपने अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज डिफाइन करता है, जिससे वहाँ के जो नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके, बेहतर जीवन जी पाए। अदरवाइज आप जानते हैं, एक बीमार आदमी अपने आप पे, अपने परिवार पे, अपने मोहल्ले पड़ोस पे, और अपने पूरे देश पे एक तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, जिसमें सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो वर्तमान में जो हमारी यूनाइटेड नेशंस हैं, उनकी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, तो उनमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वो जो एजेंसीज हैं उनमें एक तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये सबसे इम्पोर्टेंट है FAO, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये और भी चार सारी चीजें इसमें चलती हैं। इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते हैं ये लोग। और एक यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसका एक पार्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका भी एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, UNCHR। तो ये सब जो है ना, इनके एक पार्ट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेनली इसको हैंडल करता है। उसका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, आप जानते हैं। और सबसे ज़्यादा कुपोषण वुमेन्स में और बच्चों में ही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि इससे रिलेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेफ है। ये चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली काम करती है। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो मल न्यूट्रिशन है या अंडर न्यूट्रिशन है, उसे ही देखते हैं। और यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये है। और WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें केवल फूड ही नहीं, हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन और सब कुछ ये देखते हैं। और ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक भी। वर्ल्ड बैंक का वैसे काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना है, लेकिन यही ये फाइनेंस मैनेजमेंट अगर कुछ भी इससे रिलेटेड है फूड एंड न्यूट्रिशन से, तो उसको भी ये लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें देखिए, हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यूट्रिशन में, द पर्पस ऑफ द UN एंड नॉन UN एजेंसीज whose work related to food and nutrition can be summarized by one or more of the following goals। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी हो या नॉन यूनाइटेड हो, मतलब अपने देश की हो या राज्य की जो एजेंसीज हो, जो फूड एंड न्यूट्रिशन पे काम कर रही हैं, तो इनका उद्देश्य नीचे दिए गए जो संदर्भ है उनमें सभी में या कुछ एक में हो सकता है। फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल नॉर्म्स, तकनीकी वो गाइडलाइंस तैयार करें जो क्लियरली फूड एंड न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकें। प्रोवाइडिंग फंडिंग, जो गाइडलाइंस डिफाइन की गई हैं, जैसे कितना क्या हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन को प्रॉपर तरीके से बॉडी में पहुंचने के लिए, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। और आप
वो भी पढ़ चुके हैं, 1000 न्यूट्रिशन। उसमें 270 डेज का न्यूट्रिशन वगैरह भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो उनमें सब में उन्हें कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे बच्चों को ये पूरी तरीके से मिल पाएगा, ये सब चीजें सुनिश्चित की जाती हैं। और इन्हें तकनीकी सहायता कैसे प्रदान करेंगे, या ये सर्विसेज कैसे प्रदान करी जाएं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, फूड जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट होता है, गरीबों में अभी भी योजना चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो रेगुलर चलते हैं इसके टारगेट को अचीव करने के लिए। The Food and Agriculture Organization of the United Nations marks World Food Day each year on 16th अक्टूबर। 16 अक्टूबर को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड में काम करती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, इसके द्वारा पूरे विश्व में फूड डे, खाद्यान्न दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1981 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। अब आप ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस को, 16 अक्टूबर को हर साल खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एजेंसी है जो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसीलिए इसे मनाया जाता है। लेकिन 1945 के बाद में खाद्यान्न दिवस जो था ना, वर्ल्ड फूड डे, वो स्टार्ट हुआ 1981 में, 16 अक्टूबर। उसके बाद व्हाट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ठीक। तो FAO ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें देख इनकी स्टडी कहती है कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं, या जिन्हें भोजन अवेलेबल भी है तो वो न्यूट्रिशियस नहीं है, हाइजेनिक नहीं है। इस वजह से उनमें तमाम समस्याएं लोगों में खड़ी होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ने बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के मानक तैयार किए हैं, जिनके आधार पे एक सभी को पर्याप्त भोजन और पोषण सुनिश्चित किया जा सके। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो फूड की अवेलेबिलिटी है, सभी तरीके के फूड की अवेलेबिलिटी है, लेकिन हम लोग कुछ गलतियों के कारण उन्हें भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ नुकसानदेह परिणाम झेलने पड़ते हैं। देखिए, फूड में सबसे ज्यादा हम लोग गेहूं खाते हैं। कितने लोग जानते हैं कि गेहूं हमारा इंडियन प्रोडक्शन नहीं है वास्तव में, है ना। जो प्रोडक्शन है ये बाहर का था। सन 1950 तक हिंदुस्तान में गेहूं बहुत कम हुआ करता था। और उस समय तक मक्का है, जौ है, गेहूं है, बहुत सारी मक्का, जौ, चना और राई, और ये क्या बोलते हैं इसको, बाजरा, ये सब मोटे अनाज हुआ करते थे। इन मोटे अनाज को ही मिलेट्स कहते हैं। और हमारे स्वास्थ्य के लिए यही सबसे बेहतर है। कंप्लीट मिलेट्स को अगर लिया जाता है तो हमारे शरीर को कई तरीके से यूजफुल होते हैं। और मिलेट्स कंप्लीट कर लेने का मतलब है होल ग्रेन फूड्स। तो होल ग्रेन्स का मतलब है कि उनकी जो जो भी बाजरा, मक्का या गेहूं आप खाते हैं, उसके ऊपर जो एक कोट होता है, मतलब कवर एक जो होता है, जिसको हम छान के निकाल के फेंक देते हैं छलनी से, वो शरीर के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसमें मालूम है एक वो होता है, फाइबर सबसे ज्यादा उसी में ही होता है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। अच्छा, आप में से कुछ लोग हमें बताएंगे, अगर आप लोग बताना चाहें, कि बहुत लोग सुबह उठते हैं जब सो के, तो पानी मुंह में भर के कुल्ला करके थूक देते हैं। इसलिए थूक देते हैं कि रात की जमी जमाई हुई गंदगी पेट में जम जाती है, तो उससे नुकसान होता है, ऐसा माना जाता है। कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि ये ऐसा सही है या गलत है? क्या सुबह उठ के कुल्ला करके थूकना चाहिए या नहीं? अगर जो लोग मानते हो थूकना चाहिए, वो लोग यस लिखें फटाफट। ओके, विष्णु कुमार का नो है। नो, नहीं थूकना चाहिए। कितने लोग मानते हैं? सत्ताईस का, ठीक है। कोई ऐसे हैं जो ये मानते हो कि थूकना चाहिए? देखो, शाम को ये कहा जाता है कि शाम के समय ब्रश करके सो, और सुबह उठ के भी ब्रश करो।
तो रात भर में जो गंदगी और हमारी कैविटीज वगैरह में दांतों में फंस जाती है, वो सड़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि सुबह जब आप उठते हैं तो को आप सही तरीके से धोएं। आप इसके पक्ष में हैं? शायद नहीं, ज्यादातर लोग नहीं है। लेकिन कोई इसका कारण बता पाएंगे आप में से? जितने लोगों ने अभी नहीं कहा है, मैं माइक्रोफोन से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अपना जवाब दे सकते हैं। माइक्रोफोन ऑन करके आप बोल सकते हैं। कई लोगों का जवाब है नो में, लेकिन आप बताइए क्यों? कोई बताना नहीं चाह रहा, हमें लग रहा है ना। बाकी के सब लोग नो का जवाब, नो में आंसर दे रहे हैं। शायद आप लोगों को ये ना पता हो कि हम पूरी रात जब सोते हैं तो हमारे मुंह में लार बनती है सबसे ज्यादा। हमारी बॉडी में गले के नीचे भोजन उतरने के बाद में केवल एसिड और एसिड ही है। केवल हमारी लार जो है वो क्षारीय होती है, बाकी का शरीर के अंदर अम्ल होता है। तो इस अम्ल की वजह से हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ने लगती है, अगर ज्यादा हम लोग उसको अम्लता हमारे अंदर बढ़ती जाती तो। और ज्यादा एसिडिटी बढ़ने से ही हमारे ब्लड में तमाम सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। हमारा ब्लड का नेचर भी एल्कलाइन होता है, इसीलिए कभी अगर आपके कहीं बॉडी में ब्लड निकल रहा है तो उसे अगर आप मुंह से कुछ असिस्ट करना चाहें, उसे कुछ हेल्प देना चाहें, और ब्लड आपके कांटेक्ट में आए, तो आपको थोड़ा सा खट्टा जैसा और नमकीन सा महसूस होगा, है ना। ये एल्कलाइन होने की वजह से होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह उठ के मुंह में पानी डाल के कतई न थूकें। उस थूक को अंदर निगल लें, क्योंकि उसमें ही क्षार होता है बहुत ज्यादा, और हमें बॉडी की बैलेंसिंग के लिए क्षार की जरूरत होती है काफी ज्यादा मात्रा में। दूसरा, एक चीज है कि सुबह जो हम लोग उठ के ब्रश करते हैं, चाहे कॉलगेट करते हैं या सिवाका करते हैं या मान लीजिए कोई भी जेल करते हैं, क्या ये हमारे लिए बेहतर है स्वास्थ्य के लिए? कितने लोग मानते हैं सही है? आप अपनी रिस्पॉन्स वही वाई में दे सकते हैं जितने लोग मानते हैं कि हाँ सुबह हमें ब्रश करना चाहिए और बहुत जरूरी है हमारे लिए। फटाफट आपके रिएक्शंस। खुशी दिवाकर कुछ बोलना है, बोल सकते हैं आप। चलिए, आप लोग टाइम वेस्ट करवाते हैं, रिप्लाईज तो देते हैं बट बोलना नहीं चाहते। तो यहाँ देखो, मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में ब्रश तो करना चाहिए, लेकिन ये एल जेल जितने हैं ये गड़बड़ है। इन सभी जेल्स में एक केमिकल होता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और जिस भी किसी उसमें ये सोडियम लॉरेल सल्फेट होगा, उसी में ही झाग बनेगा। जैसे जितने भी आप पेस्ट करते हैं उनमें झाग बनता है, तो आप समझ लीजिए उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होगा। और ये सोडियम लॉरेल ही मिलाया जाता है किसमें मालूम है? साबुन में भी, जिसमें झाग बनता है साबुन धोने पे, चाहे वो पाउडर हो या साबुन की टिक्की की फॉर्म हो। तो जो साबुन में कपड़े धोने के काम आता है, उसी से हम दांत भी धो रहे हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये जो हमारा सोडियम लॉरेल सल्फेट है, ये हमारे मुंह में जो लार बन रही होती है उसको बनने से रोकता है ना। तो ये हमारे लिए हानिकारक है। यहीं पे अगर हम नीम या बबूल की दातुन जो होती है उससे करते हैं, तो वो हमारे लार बनने में और ज्यादा सहायक होता है, और तमाम इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी की दूर करता है। तो अगर हम उसको कर रहे हैं तब तो अच्छा है। अदरवाइज ये टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो ये खराब है। या आप बाबा रामदेव का है दंत कांति, अब वो भी हालांकि जेल में ले आए हैं क्योंकि व्यापारी बने जा रहे हैं, उन्हें भी व्यापार करना है, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में अपने आप को शामिल करना है। अब देश कहाँ जाए उससे ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन हर एक आदमी अपनी दौड़ में है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अपने टॉपिक पर जाते हैं वापस। इंपोर्टेंट नेशनल एजेंसीज वर्किंग टुवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशन, ये आप पहले भी पढ़ चुके थे, और दोबारा से फिर ये आपके सामने एक बार इसलिए कि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें कर पाए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये तो इंडिया लेवल की हैं। इसके साथ हम वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में काम कर रही हैं, उनमें WHO है, UNDP है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। देखिए माइक्रोफोन किसी का ऑन ऑन है, जिसकी वजह से आवाजें आ रही हैं, इसीलिए मैं आम तौर पे ऑफ कर दिया करता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों ध्यान रखिए, मैं ऑफ कर रहा हूँ फिर से।
तो इतनी सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं हमारे स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिलेट्स। पहला पिछला मैं एक बार और बता दूं, पिछली उसमें कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में इसका एक वो दिया था कि ये जो इंडियन मिलेट्स हैं, जिसमें जौ बाजरा वगैरह और ये तमाम चीजें मोटे अनाज हैं, ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक हैं। इनको, इनके बारे में जागरूकता लाने के लिए दुनिया में वर्ल्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स करके 2023 को मनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, हमारे इंडिया में एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर खादर वल्ली, KHADRVALLI। ये कर्नाटका के हैं, और ये पूरे मतलब वर्ल्ड में मिलेट मैन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, और इनका कहना भी है कि मिलेट्स जो फूड है हमारे, उनसे तमाम बीमारियों को समाधान किया जा सकता है, और जो बीमारियां हो रही होती हैं उन्हें रोका जा सकता है। गेहूं अगर आप खाते हैं तो गेहूं में एक दिक्कत होती है जिसकी वजह से हमें तमाम बीमारियां पैदा होती हैं, और वो कारण बनती है हमारे स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याओं का। वो होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक ऐसा पदार्थ होता है जो चिपकने वाला होता है। आटा को जब आप मारते हैं तो आप देखते हैं बहुत चिकना हो गया होता है वो। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ग्लूटेन के वजह से एक बीमारी भी खड़ी होती है, जिसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। ग्लूटेन इरिटेबल इरिटेबल कई लोग हो जाते हैं, जो उनके अगेंस्ट आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, तो उसको बंद करना पड़ता है। तो गेहूं कम खाने के लिए कहा जाता है, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं ही खाया जाता है। मिलेट्स आर होल ग्रेन्स दैट पैक्ड विद प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो मिलेट्स क्या है? ये ऐसे संपूर्ण ग्रेन है, मतलब पूरा दाना है, उसके ऊपर का छिलका नहीं उतारना है, जिसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे हैं, और इनको खाने से हमारा जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल है वो नियंत्रित रहता है। और ग्लूटेन फ्री होते हैं ये। ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये देखिए सेलिक एरर है, सेलिक डिजीज, ये नहीं होती है। सेलिक डिजीज इसी गेहूं की वजह से होती है। तो कई लोगों में अगर ऐसा होता है तो उसको रोकना पड़ता है। बेनिफिट्स क्या है मिलेट्स के? प्रोटीन पाउडर है, स्टेबलाइज शुगर्स हैं, वेट मैनेजमेंट है, फाइबर चैंपियंस है, डाइजेस्टिव इजी, और न्यूट्रिएंट पावर हाउस, और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। इतने बेनिफिट्स हैं देखिए। तो आप जैसे मक्का है, जौ है, चना है, राई है, और ये बाजरा है, और भी कई ऐसे चीजें हैं। उन्हें खाने से आपका प्रोटीन आपको जितनी चाहिए वो मिलेगी। आपके जो गुड शुगर है उसका लेवल सही रहेगा, वजन आपका सही रहेगा। अगर फाइबर्स की कोई दिक्कत है तो वो भी मैनेज होगी, आसानी से पचेगा भी, और इससे एनर्जी भी आपको पर्याप्त मिलेगी। और कोलेस्ट्रॉल भी अगर आपका गड़बड़ाया हुआ है तो वो भी सही होगा। इसलिए जो कई लोग वो खाते हैं, जिन्हें शुगर वगैरह या हाई बीपी वगैरह है, तो उन्हें भी कहा जाता है भाई गेहूं कम खाओ और आलू भी थोड़े से कम खाओ। अब सीलिक डिजीज है क्या? इससे क्या होता है, हमारी जो इम्यून रिएक्शन है वो होने लगती है, और इससे दिक्कत होती है। अगर किसी को सेलिक डिजीज है तो उससे कहा जाता है कि गेहूं या जिसमें ग्लूटीन पाया जाता है उसको कम खाएं। जौ और राई में भी थोड़ा सा ग्लूटीन होता है, इसलिए इसका भी कम सेवन करें। और इसके साथ क्या होता है कि इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत है, उसके अंदर जो लाइनिंग्स होती हैं उनमें ये दिक्कत पैदा कर देता है, जिससे एब्जॉर्बिंग पावर जो है वो नहीं रहती। अब ग्लूटेन इंटॉलरेंस और सेलिक डिजीज। ग्लूटेन इंटॉलरेंस एक अलग बीमारी है, जिसमें हमारा शरीर जो है इसको टॉलरेट नहीं कर पाता, सहन सह नहीं पाता, उसकी वजह से दिक्कत होती है। सेलिक डिजीज है वो अलग है, बट इससे काफी कुछ मिलती जुलती है। ये ऑटो इम्यून नहीं होती है। ऑटो इम्यून में क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी की जो सेल्स होती हैं, हमारी जो इम्यून पावर को बढ़ाती हैं, वो सेल्स खुद को ही मारने लगती हैं। और सिलिक ऑटो इम्यून डिजीज है। नो डैमेज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत में कोई दिक्कत नहीं करता है,
और ये छोटी आंत में दिक्कत करता है। ये बायोलॉजिकल मार्कर से नहीं होती और ये जेनेटिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं। और इसमें अगर आप ग्लूटेन ज्यादा लेते हैं तो ये इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और इसमें भी यही होता है। ट्रीटेड बाय ग्लूटेन फ्री डाइट और ट्रीटेड बाय ग्लूटेन फ्री डाइट। तो सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस को इससे संबंधित डाइट को बंद करने से ही फायदा मिल सकता है, ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, आप लोग अभी जो मैसेज तमाम करते हैं, इस समय मैं नहीं देख पाता हूँ जब पढ़ा रहा होता हूँ अक्सर। और अटेंडेंस के लिए आप लोग अपने रोल नंबर जरूर साथ में लिखिए, तभी लग पाएगी। ये ऑटो अटेंडेंस लगती है, ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। न्यूट्रिशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अब न्यूट्रिशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में जो वर्ल्ड का हेल्थ सर्वे होता है, उसमें 2021 में जो सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया कि हमारे देश में लगभग 23 लाख बच्चे जो है ना, वो मल नरिस्ट हैं। मतलब उनमें पोषण की बहुत ज्यादा कमी है। और दुनिया के 121 देशों में जहां ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है, मतलब कहाँ कितने लोग भूखे लोगों की संख्या, उसमें हिंदुस्तान हमारा 107वें नंबर पे 121 में था 2021 में। ठीक है। और साउथ एशिया, अफगानिस्तान वगैरह में युद्ध चल रहा था उस समय, तो वहाँ स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। लेकिन इन सब चीजों के बारे में मैं आपको एक और बता दूं। दुनिया बड़ी गलत तरीके से डाटा पेश करती है, उन्हें जिस देश के साथ में उन्हें कोई दिक्कत होती है, उस देश के अगेंस्ट वो ऐसी एंटीज करते हैं जो बड़ी खराब होती हैं। है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो रिपोर्ट्स लिख रहे हैं वो ही सब कुछ हो, क्योंकि कई देश दूसरे देशों को नीचे दिखाना चाहते हैं, तो उनके अगेंस्ट ऐसी लॉबिंग करके इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, खास करके मेडिकल फील्ड में। और इस तरीके के हंगर डाटा वगैरह में ये चीजें ज्यादा मैनिपुलेट की जाती हैं। इम्पैक्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन डेवलपमेंट। अब न्यूट्रिशन डेवलपमेंट में मल न्यूट्रिशन का क्या वो पड़ता है, इम्पैक्ट क्या होता है, उसका असर क्या पड़ता है। तो मल न्यूट्रिशन एक गंभीर समस्या है। ये हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर, इन सभी को प्रभावित करती है। मतलब अगर आदमी का स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो शिक्षा क्या प्राप्त करेगा, और शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो आर्थिक स्थिति उसकी खराब होगी, और सामाजिक जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही उसका मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगी और फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होगी। और इससे क्या होगा कि उसकी इनकम कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, और ये अपने आप में एक समस्या बनेगी। तो अगर मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बच्चों में शुरू से ही होती है, तो एक बच्चा खुद अपने ऊपर समस्या के साथ हम पूरे परिवार और पूरे समाज पे एक समस्या कारण बन जाता है। इससे उसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक पूरा विकास नहीं होता, और वो गरीबी के कारण फिर आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे बहुत सारी समस्याएं इसके साथ ही जनरेट होती हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। 2013 में द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कांग्रेस का टाइम था उस समय, कई सारे एक्ट लाए गए थे, उनमें से एक ये एक्ट था। इसके अंतर्गत ये था कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को भोजन का अधिकार है। अब आप ये कहें कि ये क्या चीज हुई भाई, अधिकार तो सभी को ही है। लेकिन इस एक्ट का बन जाने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी को भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो खुद जिम्मेदार तो है ही, लेकिन उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब उसका अधिकार हो गया है कि सरकार से भोजन लेने के लिए कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। तो जब कोई एक्ट बन जाते हैं, उनका अंतर ये होता है। वन हु गेट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हिंदुस्तान में क्या किया गया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, और इन्हें देखा गया कि इन्हें भोजन सही तरीके से मिले। उसी का ही एक परिणाम है जो हमारे यहाँ अभी योजना चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की योजना है, प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री की योजना है, खाद्यान्न योजना है, जिनमें फ्री खाद्यान्न दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो किसी वजह से कहीं पिछड़े हैं, या उनके पास उतने पर्याप्त साधन नहीं है, घर में कमाने वाले लोग नहीं है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें एनएफएसए और एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये खास करके जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या माताएं जो दूध पिला रही हैं बच्चों को, ये 14 साल तक के बच्चे हैं, इनमें होने वाली फूड न्यूट्रिशन से संबंधित प्रॉब्लम्स पे ये विशेष रूप से ध्यान देते हैं। नेक्स्ट एक है पीएम पोषण। फुल फॉर्म आपके सामने, प्रधानमंत्री
पीएम पोषण शक्ति निर्माण एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो पीएम पोषण स्कीम का उद्देश्य क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त में पूरी तरीके से न्यूट्रिशियस पोषण वाला हुआ भोजन प्रदान करना है। जैसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में अनाज दिया जाता है वो कच्चा होता है, दालें दी जाती हैं, चने दिए जाते हैं, शुगर दी जाती है, गेहूं दिए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, वो सब कच्ची होती हैं, घर में आपको पकाना है। अब सीधी सी बात, आप जानते हैं मिड डे मील की जो योजना चल रही है स्कूल्स में, वो इसी के अंतर्गत चल रही है, जहाँ पका हुआ भोजन बच्चों को मिलता है, और उनका मेन्यू भी बना हुआ है किस दिन कौन सा भोजन मिलेगा। लेकिन कितना क्या चल रहा है वो आप अपने पड़ोस में देख के पता कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि पीएम पोषण योजना से गांव के जो स्कूल्स थे उनमें बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। खास करके गर्ल्स जिन्हें पढ़ाया नहीं जाता है और वो घर के कामों में ही लगी रहती थी, उनकी भी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें भोजन फ्री मिलने लगा, किताबें फ्री मिल रही हैं, ड्रेस फ्री मिल रही है, और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल रही है, और उन्हें न्यूट्रिशियस भोजन मिल रहा है, जिससे उनके अंदर जिन माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता थी, जो घर पे माँ बाप नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, वो उन्हें यहाँ पे मिलने लगा। ठीक है। एनीमिया एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी प्रोग्राम। एनीमिया देखिए आपने पढ़ा है पहले, उसमें आरडीए वगैरह अप्रोचेज में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, वहां पे मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने पढ़ा था विटामिन। विटामिन में पढ़े थे दो, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में थे बी सी। तो विटामिन बी की कमी से एनीमिया होता है ना, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो एनीमिया को दूर करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चलाए जाते हैं, और इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, ब्लड की हो, चाहे लंबाई बढ़ने से संबंधित हो, या फिर और तमाम तरीके की प्रॉब्लम हो, उनकी वजह से समस्याएं खत्म खड़ी होती हैं। तो इससे क्या होता है, अगर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो इससे ब्लड ब्लड से रिलेटेड होता है, इससे ग्रोथ रुक जाती है, आपकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से काम नहीं करती, थकान ज़्यादा महसूस होती है, कमजोरी होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, और मानसिक विकास वो रुक जाता है, और इसमें रतौंधी आने लगती है। और इसके बर्थ बाय बर्थ, जिसमें अगर माँ है कोई और बच्चे को जन्म देने वाली है, तो बच्चे के जन्म के साथ ही कई सारे डिफेक्ट्स उसके साथ में लग सकते हैं, और इनसे इनके जो सीखने की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी प्रभावित होती है। इसमें आयरन की गोलियां दी जाती हैं, और इसके लिए नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, उसके अंतर्गत भी देखा जाता है, उनके द्वारा भी मैनेज होता है। नेक्स्ट है मेटल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। माँ और बच्चे का जो पोषण है उससे संबंधित न्यूट्रिशन, उसे, तो न्यूट्रिशन प्रिवेंट्स मल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से क्या होता है कि जो कुपोषण होता है उसको दूर रखा जा सकता है। सपोर्ट्स फीटल एंड इन्फेंट ग्रोथ, इससे भ्रूण और जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़िया होती है। इससे क्रोनिक बीमारियां के होने का खतरा कम रहता है। इससे उनके जो मानसिक स्तर है और इमोशनल डेवलपमेंट है, सामाजिक और सोशियो इमोशनल मीन्स सामाजिक और मानसिक विकास जो है वो भी बेहतर तरीके से होता है। और माताएं जब इसको प्रॉपर मात्रा में लेती हैं, सप्लीमेंट्स को एक्सरसाइज करती हैं, और प्रेगनेंसी से पहले और उसके बाद में वो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करवाती हैं, तो उनके लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। पहले 6 महीने तक आपने पढ़ा भी है, 270 डेज तक का कंसेप्ट जो था, उसमें माँ को जो वो है फूड बच्चे को जो है वो माँ का दूध ही सबसे बेहतर होता है, रिकमेंडेड। माँ के अंदर पर्याप्त मात्रा में दूध बने शरीर में, इसके लिए उन्हें न्यूट्रिशनल फूड्स को लेना जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट है आईसीडीएस। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और अभी तक चल रहा है। इसके विभाग बने हुए हैं, विकास भवन में होते हैं, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके अंडर में रहता है। तो इसमें 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। ये दुनिया की कम्युनिटी बेस्ड सबसे बड़ी स्कीम है, और इसका उद्देश्य 6 साल तक के बच्चों तक को, और 16 से 44 साल तक की महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको कवर करना होता है।
और इसके द्वारा उनका स्वास्थ्य, उनका न्यूट्रिशन और उससे संबंधित शिक्षण को कम्युनिटी के लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट रन्स 3 प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। 3 प्रोग्राम हिंदुस्तान में हैं जो माँ और उसके बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। पहला है द इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, आई नेप। इसको सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। अ, और एम एंडिंग प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डिजीज। और इसका उद्देश्य ये है कि 2030 तक, मतलब 16 साल में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें जो बीमारियां पैदा होने के साथ आती हैं मल न्यूट्रिशन की वजह से, उन्हें रोका जा सके। उसको ध्यान में रखते हुए इस स्क्रीन को लॉन्च किया गया और इस पे अभी भी काम चल रहा है। 2024 आ चुका है, 5 साल का टारगेट और इसका रह गया है। जिस तरीके से हमारे देश में ये टीबी थी, है ना, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम थी, इसी तरीके से अंधराते की प्रॉब्लम थी, रात होती है तो आंखों से दिखाना बंद हो जाता है। तो इस तरीके की तमाम सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा चुका है। आईनेप हैज सेट, पोलियो देखें आप, पोलियो बहुत कम हो गया है। Goals for neonatal mortality and stillbirths. The goal is to attain single-digit neonatal mortality and stillbirth rates by 2030. उद्देश्य ये है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनका मौत का आंकड़ा हम सिंगल डिजिट में ले आए। सिंगल डिजिट मीन्स 1 हो या 9 हो, ये 10, 11, 12, 15 ना हो, ये रेशियो उसमें ना है। गवर्नमेंट रन्स 3 प्रोग्राम्स। दूसरा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलाने वाला RCH का ये प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य सामाजिक और जो जियोग्राफिकल डिस्पैरिटीज हैं, मतलब पहाड़ हैं, समुद्र हैं, रेगिस्तान है, मैदान है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी जगह पर माँ, उसके नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करना है। और ये अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। और इसके साथ ही नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इनके अंतर्गत इन्हें रखा गया। इसके 6 की कंपोनेंट्स हैं जिनके अंतर्गत मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग और एडोलेसेंट हेल्थ और PCPNDT इसके अंतर्गत आते हैं। ये 6 इसके कवरिंग पार्ट हैं। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? अब आप थोड़ा समझ लें कि इम्यून सिस्टम है क्या। इम्यून सिस्टम वो है जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कब कम हो जाती है? इन्हें तो कम से कम आप मेंटेन कर सकते हैं, इन्हें गवर्नमेंट नहीं कर सकती। स्मोकिंग आप ना करें, एक्सरसाइज आप कम कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन आपके अंदर हो रहा है, पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है, अनहेल्दी डाइट आप ले रहे हैं, कम सो रहे हैं, शराब पी रहे हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी आपको हो रही है। अगर ये वजह हैं आपके अंदर, 7 वजह, तो इनकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा गड़बड़ा जाएगा। और इससे जो बाहर बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह हैं वो आपकी बॉडी पर अटैक करेंगे और आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट लड़ सकने में पर्याप्त सहायक नहीं होगी और आप बार बार बीमार पड़ेंगे, जिसमें फ्लू वायरस सबसे ज्यादा होने वाली दिक्कत है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप हेल्दी हैं तो अगर वो अटैक भी करते हैं तो आपकी बॉडी सरवाइव कर ले जाती है। अब बेस्ट इम्यूनिटी फूड्स क्या है? देखिए, इसका सी वाला जो लास्ट पार्ट था वो है आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे उसके लिए कौन कौन से भोजन के पदार्थ हैं जिन्हें आपको जोड़ना चाहिए। देखो, ब्रोकली है, ये सबसे ज्यादा ग्रीन में ली जाने वाली चीज है, सलाद के साथ में ले सकते हैं, लेकिन ये काफी महंगी होती है। ऑफ सीजन में थोड़ी सस्ती मिल जाती है, अदरवाइज ये 200, 300, 400, 500 रुपए किलो तक भी मिलती है ना। रेड वेल पेपर्स हैं, जो आप जानते हैं कौन सी मिर्च होती है जिसमें कढ़ाई पनीर वगैरह बनता है ना, शिमला, वो। साइट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो। गार्लिक है, और प्याज और लहसुन है, ये दोनों चीजें हैं, धनिया वगैरह है, ये है। स्पिंच है, आमंड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, कीवी है और पपाया है। अब आपको इनमें से क्या वास्तव में खाना चाहिए? अभी जैसे कुछ समय पहले तक आप देख रहे थे टमाटर बहुत कम मिल रहे थे, अब ऐसे में टमाटर खाएं तो जरूरी नहीं है। सीजन पे
सबसे ज्यादा आपको लोकल, आपके क्षेत्र में जो चीज पैदा हो रही हो वही आप सबसे ज्यादा खाइए, क्योंकि आपका शरीर भी उसी क्षेत्र की मिट्टी से बना है। तो वो मिट्टी ही वो चीज पैदा करने में सबसे ज्यादा सहायक है जो उस क्षेत्र में चाहिए। जहाँ आप जैसे साउथ में पैदा हुए हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा लोग चावल खाते हैं, इडली डोसा सांभर बड़ा, जितने आइटम होंगे चावल के बने हुए होंगे। आप वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे, जितने आइटम होंगे मछली के होंगे। पंजाब में चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा आइटम स्पाइसी होंगे। और इसी तरीके से अगर आप गुजरात वगैरह में चले जाएंगे तो उनका खाना अलग है। तो हर एक जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और अपने अपने इंटरेस्ट। तो वहां पे हम लोग जो है ना, ये इन चीजों को देखते हुए चलेंगे आगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ कैन बी बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम। ईट वेल, फूड असिस्टेंस, बी फिजिकली एक्टिव, अच्छी तरीके से खाएं। और अच्छी तरीके से खाने का मतलब क्या है? ये कहा जाता है खाने को पिए और पीने को खाएं। मतलब जो भोजन आप ले रहे हैं उसको तो आप बहुत इतना चबाएं मुंह में कि वो बिल्कुल पानी जैसा बन जाए, तब उसे लीजिए। पानी को तब तक मुंह में रखें जब तक उसमें अच्छी तरह लार न मिल जाए, तब उसको अंदर ले जाएं। तो बी फिजिकली एक्टिव, रिड्यूस रिस्क ऑफ डेथ। अगर फिजिकली एक्टिव आप रहते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपका जो मृत्यु का खतरा है वो कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये लिखना ज्यादा उचित नहीं है। अपने यहाँ तो ये माना जाता है मृत्यु जब आनी है तब आनी है। चाहे आप डॉक्टर हैं हार्ट के और हार्ट अटैक से ही आपको मरना है तो उसी से आप मरेंगे। हम ये जरूर कह सकते हैं बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है और आप एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। मेंटेन हेल्दी वेट, आपका वेट भी मेंटेन बना रहेगा। और वेट आपका किस में नापा जाता है ये आप सभी को पता है। वेट के लिए एक बीएमआर सिस्टम होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेशियो। और उसके बाद में एक होता है जिसमें हम निकालते हैं क्या, वेट निकालते हैं आपका वेट हेल्थी है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं? वो वर्ड मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा है। गेट एनफ स्लीप, पर्याप्त मात्रा में सोएं। क्विट स्मोकिंग, अवॉइड टू मच अल्कोहल। देखिए पर्याप्त मात्रा में सोएं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपकी एज अगर 17-18 साल तक है तो आप 7-8 घंटे तक भी आपको सो लेना चाहिए। लेकिन इसी एज में अगर आप ध्यान करते हैं तो आपकी 3-4 घंटे की नींद भी पर्याप्त हो सकती है, फिर आप घंटे न गिनें। जब आपका शरीर स्फूर्तिदायक हो, आपके शरीर में ऊर्जा महसूस हो, आपकी आंख अपने आप खुल जाए, आप उठ के बैठ जाइए। अब यहाँ पे इसको इस रेफरेंस में भी नहीं लिया जाना चाहिए कि आपकी आंख नहीं खुल रही तो सर ने कहा था कि आंख ना खुले तो सोते रहना चाहिए। ये फिर आलस का कारण भी होता है और आपकी गलत हैबिट का भी कारण होता है ना। आप में से कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। बीएमआई इंडेक्स होता है, ये शास्त्रा ने बताया। तो आ, मैं ये कह रहा था कुछ लोग शायद कुछ पूछना चाह रहे थे, एक मिनट मैं देखूंगा, आपका माइक्रोफोन शायद मैंने म्यूट कर रखा है। अब आप लोग बोल सकते हैं, अगर किसी कुछ कहना है पूछना है कुछ तो पूछ लीजिए। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना। असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होंगे हेमंत। और अगर लास्ट डेट क्या है असाइनमेंट की? 5 तारीख है। ओके। ओके। देखिए अभी सब्जेक्ट से हेलो रिलेटेड सर। क्वेश्चन तो वो पूछिए अभी, अदरवाइज आउटर क्वेश्चन नहीं। सर, और हेलो सर, ये पूछना था, ये आपने असाइनमेंट भेजा था, ये कितने पेजों को बनाना है? आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी है क्या? सर इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं उसमें ये। उसमें लिखा हुआ है, सर उसमें क्लियर क्लियर लिखा है। ठीक है। पेजों के फिलहाल बारे में नहीं लिखा, उसमें ये लिखा फिलहाल है टू फिलहाल मैंने क्वेश्चन फिलहाल सॉल्व मैंने करने हैं। आपको अनम्यूट इसके लिए नहीं किया है कि आप सब्जेक्ट से हटके क्वेश्चन पूछिए, वो बाद में पूछिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, मैं आगे बढ़ूँ। शायद किसी का नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आप देखें कि हमारे जो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है वो क्या क्या है और उन्हें हम किस तरीके से फिर मेंटेन करें। आपके जो फूड्स कैन बी पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट एंड सपोर्ट्स इम्यूनिटी।
ये क्या करते हैं, आपके भोजन को स्वास्थ्यकर बनाते हैं और उसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इसलिए आपको भोजन में भी एक हॉलिस्टिक अप्रोच का यूज करना चाहिए। मतलब भोजन के साथ में रेगुलर एक्सरसाइज, पर्याप्त मात्रा में नींद, और आपको मानसिक तनाव ना हो इसका प्रयास किया जाना चाहिए, अगर आप हॉलिस्टिक हेल्थ के कंसेप्ट को अचीव करना चाहते हैं तो। और देखिए, माइक्रोफोन ऑफ करने पे एक यही दिक्कत होती है, इसी वजह से हमें फिर ऑफ करना पड़ता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। खाने में प्लेट हो जाता है एक में, लेना पड़ेगी फिर। अभी मैंने सभी को म्यूट कर दिया है, आप लोग अभी नहीं बोल पाएंगे। तो इसके बाद में अगर आपको कोई शारीरिक दिक्कत होती है, निशा राणा, ये फिगर्स मत बनाइए, हमें इन्हें भी फिर ऑफ करना पड़ेगा, तभी ये रुकेंगे। अब आप लोग नहीं बना पाएंगे ये डिजाइन जो बना रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से, इट इज एडवाइजेबल टू कंसल्ट विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड डाइटिशियन फॉर पर्सनलाइज्ड एडवाइसेस। अगर आपको कुछ दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, तो आप डाइटिशियंस भी होते हैं, उनसे मिलके उनसे सारी बात जब अपनी बताएंगे, हर चीज आपको बतानी चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या किसी तरीके की सामाजिक समस्या हो। तो डाइटिशियंस डाइट से ही आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो थोड़े से माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से शरीर पर हमारे कितना प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है साइट्रस फ्रूट्स। तो साइट्रस साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे वो होते हैं ज्यादातर फल, इनमें ग्रेप्स हैं, लेमन्स हैं, लाइम्स हैं। इनमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है, और इसका रोल विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में हमारे शरीर में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, रास्पबेरीज हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स भी होती हैं, साथ में ये हमारे जो सेल्स डैमेज हो गई होती हैं उन्हें बेहतर करने में हेल्पफुल होती हैं। जो हमारे यहाँ खाया जाता है काफी कुछ मात्रा में, लहसुन। लहसुन में एक होता है केमिकल, उसका नाम है एलिसिन। ये एंटी माइक्रोबियल होता है और इम्यून सिस्टम को काफी बढ़ाने में सहयोगी होता है। जिंजर हम लोग लेते हैं, जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है, शरीर में अगर कहीं चोट लगने की वजह से स्वेलिंग आ गई, दर्द है, या बुखार वगैरह है, उनमें जिंजर हमारी काम करती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है काफी अच्छी। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी जो है, वो बहुत अच्छी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होती है। और टर्मरिक में मैं आपको बताऊं, एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं जो कैंसर को सही करने में सहायक होता है। उसका नाम है, देखो मैं भी बताता हूँ आपको, कैंसर को ठीक करता है और ऐसी हल्दी में ही पाया जाता है। उसका नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा। अ, क्या कहते हैं उसको, अभी मेरा ध्यान आ जाएगा तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हल्दी, हाँ, करक्यूमिन होता है, CURCUMIN। ये करक्यूमिन क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर सेल्स की अगर कोई उसकी कैंसर की सेल्स बन रही हैं, तो उन्हें ठीक करता है। आपने अभी तक हल्दी को काले रंग, उसमें पीले रंग में ही देखा होगा। हल्दी काली भी आती है, गेहूं काले आते हैं, जौ काले आते हैं। तो ये काले कलर के जो होते हैं, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले ज्यादातर होते हैं। हमारे ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनमें काली हल्दी को उगाया जाता है, और उसका बहुत प्रयोग कैंसर के मरीजों में किया जाता है। योगर्ट, ये फर्मेंटेड प्रोबायोटिक्स होता है, और ये हमारे शरीर में जो आंत होती है उसमें अगर दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, तो हमें योगर्ट को लेना चाहिए। योगर्ट में क्या होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स एक तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो हमारी आंत में जाके हमारे जो पॉजिटिव एंजाइम्स होते हैं, कम पड़ गए होते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ने में सहयोगी होते हैं। नट्स एंड सीड्स, नट्स एंड सीड्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और फ्लावर, सनफ्लावर के सीड्स हैं, आमंड्स के हैं, या चिया वगैरह के हैं, इनमें काफी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लीफी ग्रीन्स, पत्ते वाली सब्जियां जितनी हो सकें, इसमें केल है, स्पिंच है, स्विस कार्ड है,
और तमाम तरीके के अपने यहाँ तो पान पत्ते वाली तमाम आते हैं, मूली के पत्ते हुए, और ये क्या कहते हैं, तमाम सारे आते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल करना चाहिए। इनमें हमें डायरेक्ट लिविंग एंजाइम्स मिलते हैं। फैटी फिश, सालमन, मैक्रिल और ओमेगा 3, ओमेगा 6 वगैरह के फैटी एसिड्स लेना चाहिए। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत कुछ हमारे इम्यून सिस्टम को ये बेहतर बनाते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स में पोल्ट्री है, लीन मीट्स हैं, लेग्यूम्स हैं। देखिए, अगर कोई मान लीजिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेजिटेरियन है, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है नॉन वेज में, तो ऐसा नहीं कि उसी से पूरा हो सकता है। इसके लिए लेग्यूम्स वगैरह जो हैं और बीन्स वगैरह हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा मात्रा में लीजिए, आपकी वो कमी पूरी होगी। इसके बाद में स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आप में से मैं जानता हूँ शायद किसी ने भी शकरकंदी इस सीजन में खाई नहीं होगी। किसी ने खाई है तो हमें बताइए। आलू तो उबाल के खा भी लिए होंगे, लेकिन शकरकंदियाँ नहीं खाई होंगी। स्वीट पोटैटोज देखे तो सभी नहीं होंगे, लेकिन खाने के लिए क्या है कि उन्हें उबालना भी पड़ेगा, और उबालना पड़ेगा या पकाना पकाना पड़ेगा। आप इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप इसलिए मत खाइए केवल कि आपको पसंद है या नहीं है, आपको शरीर को बेहतर बनाना है, इसको ध्यान में रखते हुए खाइए। मशरूम शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इसमें कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाते हैं। तो आप जब भी खाने के लिए बैठें तो ध्यान रखें जो आपको पसंद हो, केवल वही चीज नहीं, नहीं पसंद वाली चीज शरीर को चाहिए, इसलिए आपको खाना है। ध्यान रखिए। लास्ट में है बी हेल्दी, बी हैप्पी। स्वस्थ रहें और खुश रहें। उसके लिए आप किन किन चीजों का ध्यान रखें? हाइड्रेशन, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बैलेंस डाइट को आप लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और पर्याप्त मात्रा में सोएं। इसके साथ ही ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इसके साथ ये फोर्थ यूनिट कंप्लीट होती है, और फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का ये पेपर को करिकुलर कोर्सेज का भी यही कंप्लीट कंप्लीट होता है। आज ये आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ टू से यू ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी विल से नाउ गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट इन एग्जामिनेशंस नाउ। उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, डेली का टाइम रखेंगे 10 15 20 मिनट का, जहां आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं शाम को वो हम सुनेंगे, जो भी समाधान होगा उनका पॉसिबल, वो समाधान आपको देंगे, ठीक है। तो अभी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, वैभव एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा डेफिनेटली। इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब दी हुई हैं, मैं ग्रुप में दोबारा भिजवा दूंगा। और मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल के अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं, बट ध्यान रखिए बैकग्राउंड में आवाजें हो रही हैं तो उसको बंद कर लीजिए। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी कुछ बोलना है तो अभी बोलिए। सर अटेंडेंस कब लगेगी? पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं क्या आप? हाँ यस जी। सर, यस सर। आप जैसे ही लॉग इन करते हैं अटेंडेंस अपने आप लग जाती है। इसके बाद और करना है। सर असाइन सर एग्जाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में? दोनों में। ओके सर सर, ये सर थैंक यू। मैंने क्लास आज के डायरेक्ट बाद फिर मीटिंग अब से ज्वाइन किया है, नहीं होगी? मैंने लॉगिन नहीं किया है। मोहम्मद फैज, अगर उसका कोई न्यूट्रिशन फूड एंड हाइजीन का लिंक नहीं आ रहा है तो कल मैं करवा दूंगा। मैं 5 7 दिन के लिए बाहर था, इसलिए शायद कुछ दिक्कतें रही होंगी, तो मैं करवा दूंगा। सर आप पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। पीडीएफ दी जा चुकी है ग्रुप में, फिर भी मैं दोबारा डलवा दूंगा। सर बीसीएस का एग्जाम कब होगा? एग्जाम की अभी किसी की डेट नहीं दी है, असाइनमेंट की दे दी गई है। ओके सर। सर जो जो फूड एंड न्यूट्रिशन का असाइनमेंट बनाना, पेजेस कैसे लेने हैं? क्या करना है? मतलब पेजेस ब्लैंक वाले लेने हैं या सर लाइनिंग वाले लेने हैं? ब्लैंक वाले लीजिए, ज्यादा बेहतर है। एक साइड में लिखिए उन्हें। तो मतलब दोनों ब्लैंक जो लेना? आज से ना क्लास होती है न्यूट्रिशन की, आज के बाद नहीं होगी अब? अब नहीं होगी आज के बाद। बन गया पर तो नहीं आ रहा। हम्म? क्या निकालियो? बन सर गया उसमें पेजेस ऑप्शन। क्या निकालियो? सर पेजेस लाइनिंग बगैर लाइनिंग वाले लीजिए, बिना लाइन वाले। ओके सर। सर एक दोनों साइड साइड ब्लैंक लेना?
अभी देखिए, मैं एक काम कर दूं, आप लोगों को एक ग्रुप का लिंक भेज दूं, एक तो चैनल का जहां पे आपको सारे रिकॉर्डेड सेशन पुराने मिल जाएंगे, ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और दूसरा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं भेजे दे रहा हूँ, कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है बार बार, इसलिए। ठीक है, सर असाइनमेंट तो बन गया पर सबमिट वाला उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। कल से आने लगेगा, परेशान मत होइए बिल्कुल। उसमें आईटी पूरा इंटरेस्ट सर नहीं है। मुझे अटेंडेंस लगवानी है। असाइनमेंट के पेज दोनों साइड से प्लान लेने हैं क्या? हाँ, मतलब लाइन वाली नहीं बिल्कुल भी। सर अटेंडेंस लगवानी है, कैसे लगेगी? और क्या फ्रंट अरे, पेज कैसे? भाई फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो क्या? जी भाई जी। हेलो सर, हाँ जी, ये 3 प्रश्न से 2 करने हैं। हेलो हाँ जी, बताइए। जी, असाइनमेंट मिला है जी, 3 लास्ट के 3 प्रश्न में से 2 करने हैं। हाँ, पर सर क्वेश्चन 1 में ए भी है, तो दोनों करने हैं या एक करना है? दोनों दोनों। क्वेश्चन 1 देखिए, में से ए भी। और मैंने आपको ग्रुप में भी डाल दिया, उसका लिंक भी डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए पहले। सर कुछ अटेंडेंस असाइनमेंट ही लगवानी पूछना है सर। प्लीज। कितने पेजेस का बनाना है असाइनमेंट? को करिकुलर का भी और वोकेशनल दोनों का। 10 पेजेस का सर, ओनली 5 पेजेस का? 5 पेजेस तो को करिकुलर में, 10 पेजेस के करीब वोकेशनल में। ओके सर। सर क्वेश्चन 1 के दोनों दोनों करने हैं और क्वेश्चन 2 के भी दोनों करने हैं, ए भी। दोनों। हेलो सर। हाँ जी, सर फिंगर लिया आपने? हेलो सर बोलिए बोलिए। जी, 3 आईटीएस में से में 2 10 करने हैं बनाना। जिनके ए भी क्वेश्चन करने हैं दोनों। अरे भाई, कई बार बोल चुका हूँ, पूरे करने क्वेश्चन का मतलब ABCD, अगर कितने भी है तो क्वेश्चन तो एक ही है ना, वो पार्ट है उसके अलग। अच्छा, वो एक ही क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, तो हम लोग आज यहीं खत्म करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम्स के लिए एक सेशन हम चलाते रहेंगे 8 बजे के लगभग, आपको मैसेज दिया जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी की क्लासेस इसकी आज से कंप्लीट होती हैं। थैंक यू, ओके सर, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय।